देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। आप लोग हम ये भी बोले थे कि आप लोग को नोट्स बनाना है और साथ में आप लोग को ये बनाना है क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन हम फिल्टर आउट करके दिए थे, है ना। और कब दिए थे बेटा? फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे, आज ट्यूसडे, तो आज तो कोई उपाय नहीं है, सॉरी। लिखो तो पहले, उसके बाद बताते हैं। The electric cell maintains a constant difference. The electric cell maintains a constant difference in potential between the constant different in potential difference in potential between the two conductors by chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them, to obtain a continuous flow of charge between them नीचे लिखना। When no current is drawn from a cell, नीचे नेक्स्ट पैरा में न्यू एरो दे करके लिख लेना। When no current is drawn from a cell, that is when the cell is in open circuit, the cell is in open circuit, the potential difference produced by the chemical reaction, the potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell, reaction between the terminals of the cell is called its EMF. हाँ नहीं, EMF स्मॉल होता है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख दो ना, EMF लिख दो और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इसको समझो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। देखो EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये क्या है नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। नाम पे मत जाना कि ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स वगैरह नहीं है, ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग बात करेंगे, तुम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है ना? yes, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपका दो इलेक्ट्रोड होता है ना बेटा? yes, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, मतलब कैथोड है ना, एनोड है ना। और इसके अंदर बेटा यहाँ पे एक लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो EMF क्या होता है ना, कि जब आपका ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जब कंबाइन नहीं होता किसी और सर्किट से, कनेक्ट नहीं होता एक्सटर्नल सर्किट से, जब ये ओपन होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैटरी, वो जो घर का इन्वर्टर वाला बैटरी है ना, बस वो बैटरी ला करके रख दो, ठीक है। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दैट इज कॉल्ड EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? अभी ये यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ओपन है, इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल सर्किट नहीं बना है। अच्छा, हो क्या रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, और केमिकल रिएक्शन से क्या होगा कि एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। यही होता है, इसलिए हम लोग एक को करते हैं क्या, पॉजिटिव, और एक को क्या करते हैं, निगेटिव। अच्छा, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा? हम लोग पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर हम लोग सिंपली समझे तो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों के टर्मिनल पे आपका डिफरेंस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे। हाँ, या एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, ये इधर मूव करेगा, है ना, तो वहां पे भी क्या होगा, आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन होगा। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है व्हेन योर सर्किट इज ओपन, तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसके पहले जो हम लिखा है बेटा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, बहुत सारा सेल है। तो सारा सेल का एक ही काम होता है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे जब तुम लोग बैटरी यूज करते हो तो क्या करते हो, एक बार यूज करते हो टॉर्च का बैटरी, वो खत्म हो जाता है क्या, तुरंत तो खत्म नहीं होता है ना, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस देता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो कराता रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है ना, ये आपका ये नहीं करता है कि सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई नहीं करता, बस ये एक ही काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कहीं पे भी अगर मेंटेन है तो वहां पे करंट तो फ्लो होगा ही होगा ना। समझ में आया? तो यही होता है बेटा ईएमएफ और सेल। देखो पहला चीज तो लिखा है, द इलेक्ट्रिक सेल मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू कंडक्टर्स बाय केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम। किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में वो क्या कर रहा है, ये हो कैसे रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ब्रेक करता है, एक तरफ जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करता है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेता है, यही होता है ना। एक तरफ क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट ही आपको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। वही चीज यहाँ पे है। दूसरा चीज क्या लिखा है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, ये कोई भी करंट सेल से आपका ड्रॉ नहीं हो रहा है। कब नहीं होगा, जब ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। When the cell is in open circuit, the potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell is called its electromotive force. इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी को जो है आपका हम लोग ये बोल देंगे कि लेट अस सपोज ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है, निगेटिव टर्मिनल। तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से। ईएमएफ को कैसे शो करते हैं बेटा, ईएमएफ को हम लोग दिखाते हैं ई, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन। अच्छा, इसका यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट ऑफ ईएमएफ, तो है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। चाहे वो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ईएमएफ का भी यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा। अगर बैटरी में सिंबल देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, ये ऐसे, और ये क्या शो कर रहा है, ईएमएफ शो कर रहा है। चलो जल्दी से ड्रॉ करो। अभी जो लिखा था नहीं लिखा था, अच्छा
हो गया? पढ़ी? पढ़ क्या ही है सच में? रब करें? अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका क्या था, निगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग इसको सर्किट से ज्वाइन कर दिए, एक एक्सटर्नल सर्किट किसी से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब बताओ, अभी तक वो क्या था, ओपन सर्किट था, अब ये कैसा सर्किट हो गया, क्लोज्ड हो गया। पक्का देख लो क्लोज्ड है या नहीं, क्लोज्ड है, नीचे से खुला हुआ है, तो ये कैसे होगा, क्लोज कहाँ? हाँ कैसे? नहीं ऊपर से तो क्लोज है, नीचे से तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या हुआ? यही तो बोलना था कि इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्ट करता है ना, वो भी ऐसा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब आपका क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था यहाँ पे ईएमएफ, इसके थ्रू आपका क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। लेट यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल जाएगा ना, वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। बाय ओम्स लॉ हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अच्छा, अब ये करंट यहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि उसको तो कंप्लीट करना है, साइकिल पूरा कंप्लीट साइकिल करना है ना। तो ये यहाँ से चला, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया। अब बताओ ये जो यहाँ अंदर जो है, अंदर यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो वो भी तो चार्ज से कोलाइड करेगा, और जब चार्ज से कोलाइड करेगा तो वहां पे भी रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी बोल लो या सेल बोल लो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो ये जो कोलिजन हुआ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द चार्ज, तो दोनों के बीच में कोलिजन जो हुआ वो क्या फॉर्म किया, एक रेसिस्टेंस फॉर्म किया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब वहां भी रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हम लोग किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल v, ठीक है। अब सोचो टोटल हमारे पास क्या था, ईएमएफ था, जो टोटल वोल्टेज था हमारे पास वो कितना था, ईएमएफ। और ये ईएमएफ ब्रेक हो रहा है, पहला ईएमएफ कहां पे ब्रेक हुआ आपका, वोल्टेज आउटसाइड द सेल, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में, और कुछ पार्ट उसका कहां पे हुआ, इंटरनल। अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। टोटल कितना था हमारे पास, ईएमएफ था, टोटल हमारे पास क्या था, ईएमएफ था। ईएमएफ कहां पे गया, एक तो एक्सटर्नल सर्किट में गया, जो सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। जो वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब आउटसाइड द सेल, मतलब बाहर जो हम लोग तार वगैरह लगाते हैं, बल्ब फैन वगैरह जो भी लगाते हैं, तो वहां पे जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज के बाद अब तो अंदर भी हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। अब सोचो कि टोटल ईएमएफ था, ईएमएफ ब्रेक हुआ आपका कहां, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल सेल में, इनसाइड द सेल में, क्लियर है। तो अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
हाँ, समझ में आया? देखो वही चीज लिखा हुआ है, when current is drawn from a cell, से टर्मिनल वोल्टेज का, when current is drawn from a cell, that is when the cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell is known as its terminal voltage. यही तो है potential difference between the electrodes. जब आपका सर्किट क्लोज होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोड के बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। और इसी चीज को हम घुमा करके क्या बोल दिए कि वोल्टेज ड्रॉप आउटसाइड द सेल। इज दिस क्लियर? उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब थोड़ा सा हम लोग वर्क डन वाला कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। जैसे अभी एक ही हमें पता है, सारा चीज हो गया ना, उसी तरह समझो। अगर चार्ज यहां से निकलना स्टार्ट किया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट किया है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता होगा, सॉरी पॉजिटिव ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके यहां तक पहुंचा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से यहां तक मूव किया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे मूव कर रहा होगा, क्योंकि करंट को ही हम लोग कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोल देते हैं करंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक फ्लो हो रहा होगा। अच्छा पॉजिटिव चार्ज में कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो जा रहा है। अब वो फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव चार्ज को धकेल रहा है, चल भाग यहां से, यही कर रहा होगा ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, चल यहां से निकल। तो ये यहां से निकल रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक आने में वो वर्क डन किया या नहीं किया? किया ना, क्योंकि वो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया। वही कह रहा है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्या ये बात समझ में आया? अरे भाई फिर से समझ, इलेक्ट्रॉन इधर से अगर फ्लो करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पॉजिटिव इधर से फ्लो कर रहा है ना बेटा। अब सोचो यहां से यहां तक तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कौन लगा रहा है? यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहा है, चल भाग यहां से। तो ये फोर्स गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू या वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। बेटा यही तो लिखा हुआ है। The terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals of the cell. Across the terminals of the cell, सेल के पास, ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब इसी चीज को अगर हम कह दे कि एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने में, मतलब जहां से चला फिर वहां तक आया, तो भी वर्क डन होगा, तो भी वर्क डन होगा ना। तो ये जो वर्क डन करना पड़ा हमको, ये जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल घुमाने में, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। देखो ईएमएफ का ये लिखा हुआ है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। कंप्लीट सर्किट को में घुमाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। जो आउटसाइड अक्रॉस द टर्मिनल जो घुमाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। और इनसाइड द सेल तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलो लिखो इसको। इसको कैपिटल वी से दिखाना टर्मिनल वोल्टेज को, और ये हो गया आपका ईएमएफ। सो ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो कौन सा ऐसे छाप लेना, समझाने का काम हम कर रहे हैं ना, वो तो किसी दिन लगेगा तब एकदम सही सब निकलेगा। जैसे आज रुकेगा 10 बजे तक,
9 बजे तक। चलो 9 बजे तक एग्री है ना, ठीक। खाने पीने का तुमको स्कूटी दे देंगे, पैसा तुम्हारे पास है तो लेके आ जाना। तुम्हें तो पैसा भी अगर चाहिए तो वो भी दे देंगे। घर जाने दिए। घर क्या जाएगा, सब मुंह माया है, पढ़ो लिखो वही काम करेगा। हम कहाँ जाते हैं, वही पढ़ना ही। तुम्हारे जैसा बच्चा है तो तुमको घर में कोई इज्जत नहीं मिलता। तुमको मिलता है? अरे बाप रे, बोल कौन रहा है? हाँ, हमको मिलता है। बस बस, घर में और भी लोग होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते। बस रे, लिखो जल्दी। नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ तो अब कल आपको ला के दी तो आपको घर जाके आपको अच्छा नहीं लगती है। वो सब नहीं होता, हम नहीं देखते व्हाट्सएप। नहीं रुकेगा, पूरा डांट पड़ता है। हो गया, चाहत को तो रुकना ही पड़ेगा। वो रुकेगी 9:30 बजे तक रुकेगी। जब तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कितने बजे तक कर लेंगे? 45 मिनट मैक्सिमम कर देंगे। 40 मिनट ठीक 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 ठीक, चलो यहाँ देखो। रुकिए ना। देखो, छापने का कोई उपाय मत करना, और जितना लिखोगे उतना पूछेंगे भी। लर्न एंड राइट होता है। सर कल आप पूछ लीजिएगा ना सर, प्लीज। हमको घर में बहुत पड़ेगा। 4 बजे हो जाएगा। पूछेंगे। अरे यार, कितना लेट है। बस अच्छा सुंदरम, क्या किया जाए? हमको यार लिखने दे। कहाँ चल दिया रे? चलो यहाँ देखो। तैयार हो रहा आप लोगों को तो सिलेबस पता है ना? हाँ 4D 5 6 4D 5 6 नहीं नहीं, 4D नहीं दिए, 4D नहीं दिए, सिर्फ 5 और 6। सिर्फ 5 और 6 दिए। हाँ, सिर्फ चैप्टर 5 और 6 दिए। तुम लोगों को ब्लूप्रिंट बता देते हैं। ब्लूप्रिंट है आपका 1 into 10 10 मार्क्स। हाँ, इसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों है, ठीक है। 10 into 3 30 मार्क्स। इसमें सब भरा पड़ा होगा। इसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 10 बनना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि इसमें से 35 से जिसको कम आया तो उसका क्या हाल होगा, आई डोंट नो। सर आ जाएगा, आज छोड़ दीजिए। हाँ सर। सर एक जेन्युइन रीजन है क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है स्कूल में, इसीलिए नहीं याद। और हाँ, एक चीज और, ये सारा का सारा आपका कौन साइज बुक से ही है? चैप्टर 5 और 6। हाँ, सिर्फ चैप्टर 5 और 6 है। और हाँ, डेढ़ IAS IPS अगर बनोगे तो बेटा तो सोच लेना क्या करेंगे। मेरा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब IAS IPS का भी अच्छा होता है राइटिंग, तुम डॉक्टर से भी गंदा है। जो अनपढ़ गवार डॉक्टर होता है ना, ताकि कोई समझ ना सके, झोला छाप, वही वाला है तुम। हाँ सही। अब वो जो दीवार पे नाम लिखा हुआ रहता है, अरे दीवार पे नहीं लिखा था वो डॉक्टर सबीर, ये वो दिस दैट, वही वाला है डॉक्टर सत्यम। हाँ सही पकड़े हो, वो रोड किनारे टेंट डाल करके अपने नीचे चटाई पे बैठा रहेगा, 2-4 बोतल। हाँ हाँ, तुम उसको दे देना, कुछ नहीं रहता उन लोगों के पास, झोला छाप रहता है, कोई लीगल नहीं है, वो लोग लीगल रहता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। हम ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, तो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सी
द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे देखो। पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा बनाने में लगता है हमको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। समझना बेटा, जो आउटसाइड जो रेसिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना रहे हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे होगा, ये जो हुआ आपका सेल हुआ, दिस इज कॉल्ड सेल, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या दिख रहा है या कंफ्यूजन है? ये स्मॉल आर, ठीक है। यहां पे ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन बोल दो, ईएमएफ। अच्छा यहां पे आपका क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना, कैपिटल वी, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अच्छा यहाँ पे ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा करंट थ्रू आउट द सेल तो सेम ही रहेगा, करंट जितना निकलेगा उतना ही इंटर भी करेगा ना। तो यहां से मान लो कि करंट कैपिटल आई निकल रहा है, तो ये कैपिटल आई यहाँ भी पहुंचा होगा, और इसका कैपिटल आर है आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा दैट इज कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर होगा। अब यहाँ पे समझ, V कैपिटल V इज इक्वल टू I इंटू आर बाय ओम्स लॉ, ठीक है। स्मॉल v दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, जो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल होगा तो वो क्या होगा, I इंटू स्मॉल r होगा ना। जो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल होगा, I तो वही है, करंट तो वही जा रहा है ना, लेकिन इस बार रेसिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। अब हम लोग को पता है बेटा E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। कैपिटल V को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। पहला फॉर्मूला तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू टेक I कॉमन, R प्लस R होगा, तो I इज इक्वल टू होता है बेटा E बाय R प्लस R। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, यही आपके बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला। V is equal to I into R plus R, EMF of the cell, current in the cell is equal to EMF of the cell by the total resistance of the cell। और total resistance क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r। Is this clear? कोई दिक्कत है? नहीं। अब वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल भी तुम निकाल सकते हो, तो V is equal to स्मॉल v is equal to क्या हो जाएगा, E माइनस V होगा ना। चलो लिख लो, हो गया। हाँ डायग्राम बनाना है, बना लो, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और फॉर्मूला देख लो, उसके बाद बनाना। हमारे बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको देख लो क्या हो गया। और कितना पहनेगी रे, अरे क्या देख, पिज्जा बर्गर वाला इंसान सब क्या देख, E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v होता है ना, तो स्मॉल v इज इक्वल टू E माइनस v होगा या नहीं होगा। अच्छा अब हमको निकालना है बेटा इंटरनल रेसिस्टेंस की, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हम लोग ये स्मॉल v को I इंटू स्मॉल r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू E माइनस v, R इज इक्वल टू E माइनस v बाय I। अच्छा I को अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस v बाय कैपिटल R होगा क्या। अब कहोगे कैसे सर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। अब यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू
E बाय वी -1 इंटू ये क्या हो जाएगा R। दिस इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, E बाय वी -1 इंटू R। अच्छा ये -1 कैसे हुआ ये बता देते हैं। E बाय वी हम लोग ये करते हैं ना मैथ्स का थोड़ा सा टर्म, 2 + 2x + 3y बाय 2 या 3 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3x + 3/3y होता है नहीं होता, ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। सिमिलरली वहां पे भी है, ये क्या हो जाएगा E बाय वी माइनस V बाय वी, तो V बाय वी यहाँ पे कट होकर के क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखे हम स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय वी -1 इंटू कैपिटल R। खत्म। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर होगा, पहले लिख लो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, पहला लिखो द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। The surface area of electrodes larger the surface area of electrodes less is the internal resistance, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। larger the surface area of electrodes less is the internal resistance। ठीक है, दूसरा जो होगा यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, थर्ड लिखो द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बगल में ये लिख लेना, स्पेस छोड़ देना रे, तुम लोग को लिखना होगा उसके लिए। थर्ड लिखो द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हायर इज द रेसिस्टेंस। फोर्थ लिखो द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि वो मोर फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करेगा और वहां पे आपका कम रेसिस्टेंस होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल एंड द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस, सो इसको अच्छे से देख लेना है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मजेदार चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। चुप है बर्गर पिज्जा वाला इंसान सब। हमको अभी और चाहिए और कम हो और चिल लो, कर दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हम खा पी करके इतने मोटे हुए हैं, तो चर्बी जाएगा कहाँ? वही ना सर, हम बहुत मोटे लग रहे हैं। अरे तो कल ही चिकन दबाए, परसों भी चिकन खाए थे, डेली चिकन खाते हैं, ट्यूसडे छोड़कर। कल फिर प्लान है, कल फिर खाएंगे। हमें बात बोले आज खा के। हट, मंगल को फोन कर। ए राशि यहाँ पे प्रेजेंट है ना, कोई चिकन का बात नहीं करेगा। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, बेटा यहाँ पे समझ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का कहने का मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टर को हम लोग कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं या कितने तरीके से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो ही तरीका है, एक सीरीज एक पैरेलल, दोनों को समझ लेते हैं, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका हम लोग देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसी से न्यूमेरिकल आया। तो समझो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, कि जब हम लोग दो रेसिस्टर या दो से ज्यादा रेसिस्टर को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि उसका वन टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, दोनों रेसिस्टर का सिर्फ एक ही टर्मिनल कनेक्टेड होगा और दूसरा अदर टर्मिनल जो होगा ये किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी से कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो रेसिस्टर लिए, दोनों के एक टर्मिनल को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अच्छा, तीसरा होगा तो तीसरा भी यहां इसके एक से ज्वाइन होगा। ठीक है, एक ही टर्मिनल ज्वाइन होगा एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ हो सकता है। इज दिस क्लियर? लेट द रेसिस्टेंस बी R1 एंड R2, और इसका रेसिस्टेंस हम लोग क्या ले लिए, R1 एंड R2, एंड लेट इसका जो वोल्टेज होगा बैटरी का वो क्या हो गया, V हो गया। आपका V से रिप्रेजेंट किया या E से, देख लेने दो पहले। V से ही किया है ना, ये पागल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पहला चीज जो इसमें पॉइंट लिखने वाला चीज है, अच्छा यहां से करंट निकलेगा। याद रखना कि टोटल करंट आपका निकलता है बैटरी से, बैटरी से जो निकलेगा आपका क्या होता है, टोटल करंट होता है। अच्छा, टोटल करंट आपका कहां से निकल रहा है, बैटरी से, एंड लेट द टोटल करंट भी कैपिटल आई। अब आप मुझे ये बताओ, क्या करंट जो है यहां पे भी कैपिटल आई पहुंचेगा, यहां पे भी कैपिटल आई पहुंचेगा? क्या करंट कहीं पे भी डिवाइड हो रहा है? करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, करंट चलता है, चलता है, चलता है, यहां भी पहुंचा, यहां भी पहुंचा, दोनों तरफ सेम करंट हुआ। तो याद रखना, सीरीज आपको कब पता चलेगा, जब आपका करंट सेम होगा, मतलब करंट सेम थ्रू आउट द सर्किट। मतलब जब तक आपका करंट सेम है, जब तक आपका करंट सेम है, तब तक जितना भी रेसिस्टेंस आ रहा है सारा का सारा सीरीज में। बात समझ में आ रही है? कौन सा है स्विच? अब ठीक है, अब समझो, जब तक करंट सेम है मतलब तब तक जितना भी रेसिस्टेंस आएगा बेटा सारा का सारा क्या होगा, सीरीज में होगा। दूसरा चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे करंट आया ना, अगर यहाँ पे करंट आया तो बेटा यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, होगा ना वोल्टेज ड्रॉप, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 यहाँ पे, और यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। मतलब हम लोग कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दीज 2 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम होगा और आपका वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा। अब समझो, इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, और वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है कि ये दोनों रेसिस्टर के प्लेस पे हम एक ही रेसिस्टर लगाएंगे और उसको हम लोग बोल देंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो फाइनली तो हम लोग को ये निकालना होता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो मान लो कि इसमें जितना भी रेसिस्टर होगा सबको मिला करके क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ई क्यू से। टोटल वोल्टेज तो अभी भी V है और टोटल करंट अभी भी कितना जाएगा, I ही जाएगा। बस इसको मिला करके हम लोग क्या कर लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं थोड़ा डेरिवेशन वगैरह पे। ये जो टोटल वोल्टेज था यही ड्रॉप हुआ ना V1 और V2, तो क्या हम लोग कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कह सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। इस सर्किट से अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो ये होल इक्विवेलेंट सर्किट से हमको क्या पता चला कि कैपिटल V इज इक्वल टू I टोटल करंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस। याद रखना, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल करंट कितना है यहाँ पे, I, और टोटल रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट से। तो V के प्लेस पे हम लोग क्या लिखे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 इज इक्वल टू क्या था, I इंटू R1। V2 इज इक्वल टू क्या था, I इंटू
वेल बच गया। उससे हमको नहीं पता, हम जा रहे हैं। हाँ सर तुसी जा रहे हो। I into R1 plus R2, I cancel out, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 plus R2। मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट निकालोगे वो सिंपली आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जितना भी यहां भागेगी उतना खराब रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को समझ, क्योंकि आगे सर्किट में तुमको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। अब वही पता नहीं चले तो तुम फॉर्मूला कहां से लगाएगा। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे देखते हो। एक काम करिए, पंखा ऑन कर दीजिए। नहीं अब हम नहीं करेंगे, नहीं करिए सर, अब तुम समझो। अब हम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? अरे सर पापी पेट का सारे बार-बार नाम का है। हो गया वाणिज? अच्छा पॉज है ना, पॉज ही रहने दो। ओके ना, कंसंट्रेट हियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर दो रेसिस्टर या तीन रेसिस्टर दोनों का दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हो, देखो तो यहाँ एक वायर से इस दोनों को कनेक्ट कर दिए, एक वायर से इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों टर्मिनल इन लोगों का कनेक्टेड हुआ। सीरीज का याद कर बेटा, एक ही टर्मिनल कनेक्टेड था, है ना। यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों टर्मिनल क्या है, कनेक्टेड है। लेट द रेसिस्टेंस बी R1 और यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, R2, और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा दिए, whose पोटेंशियल इज V। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या होगा। करंट तो टोटल निकलेगा बैटरी से। एक दिन फटा था कॉ पेज, याद है ना, दोबारा भी वही कर रही है। यहां से टोटल करंट निकला बेटा I, ठीक है। अच्छा ये अगर टोटल करंट I निकल रहा है बेटा, तो यहां तक तो I ही आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के I को दो पार्ट मिल रहा है ना, दो पाथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। I/2 नहीं हुआ, क्यों? लिखा हुआ है R1 R2 इक्वल है। जब लिखा हुआ हो तब हाफ ऑफ जाएगा, नहीं लिखा हो तो हाफ ऑफ नहीं जाएगा। मतलब कुछ करंट बेटा इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। मतलब करंट इधर हो गया बेटा I1 और इधर क्या चला गया, I2। मतलब पहला पॉइंट क्या आया, करंट डिवाइड होगा। वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था ना, यहाँ पे क्या आ गया, करंट डिवाइड होगा। अब बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल सेम होगा कि डिवीजन होगा? पोटेंशियल सेम होगा या डिवाइड होगा? यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा सोचो, ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। ये जो V है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है बैटरी के बीच में। समझना थोड़ा सा, बहुत अच्छा चीज पूछा तुम लोग, सर कैसे। ये जो V है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये पे मान लो कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस V और यहाँ पे 0 वोल्ट। ये V वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो ये V वोल्ट। जुगेश भैया, जुगेश भैया, योगेश नाम है, योगेश। तो ये इसको बंद कीजिए, तो एसी बंद कीजिए। क्यों बार बार MCB यूज करना है? सर्किट प्रॉब्लम। तो ये बच्चा को सबसे अच्छा लगता है MCB गिरा दो, उससे फॉल्ट होगा MCB में, बाद में जाके वो MCB उसका हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर ये MCB खराब हो गया ना, तो वो शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा काम ही क्यों करना? अभी आप समझ, ऑफ कीजिए उसको। इसलिए कहा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ पे देख, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस आपका V था, तो वोल्टेज आपका, अरे सुन रे, वोल्टेज यहाँ पे है V वोल्ट, यहाँ पे है क्या, 0 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे और कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V वोल्ट। यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे तक कितना आ गया, 0। अब बताओ R1 किसके किसके अक्रॉस है, V और 0 के बीच में है,
R2 किसके किसके बीच में? V और zero। मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? सेम रहा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। समझ में आया? यहां से यहां तक ये V है तो यहां तक क्या पहुंचा? V वोल्ट। ये 0 था तो यहां से यहां तक कितना पहुंचा? 0 वोल्ट पहुंचा। R1 का चेक करो, R1 किसके किसके अक्रॉस है? ये भी V है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V। ये 0 ऊपर, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V इंटू V और 0 के बीच में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V और 0 के बीच में, और ये भी कितना था? V और 0 के बीच में। तो क्या पोटेंशियल चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। फिर से वही इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज अभी भी यहाँ पे क्या है? आर इक्विवेलेंट। करंट कितना निकलेगा? I। यहां से अब देखो, इस बार पोटेंशियल सेम है, डिवाइड क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। वहां पे क्या डिवाइड हो रहा था? पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या इसके लिए बोल सकते हैं कि ये जो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है या नहीं है? कैसे? और I1 क्या है? तुम्हारे घर की भैंसिया? तो हद हो गया। I इलेक्ट्रिक करंट तो I1 भी इलेक्ट्रिक करंट है, बस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको अलग तरीके से। गधा इंसान। अरे यहां तक I आया बेटा, और यही I दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, I1 और I2। तो I1 I2 को मिलाएगा तो I होगा ना, वही तो लिखे हैं बेटा यहाँ पे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आया? नहीं सर, ई मेरे घर की गैया है, मेरे घर की भैंसिया है, ये हम हैं। हाँ, गधा इंसान। चलो, अब यहाँ पे टोटल करंट I के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैन वी राइट I इज इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, लिखना मत वानिश, पेज फटेगा। V इज इक्वल टू आई आर अगर यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 होगा। V कॉमन ले लो, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये V कैंसल आउट, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। मतलब अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इज दिस क्लियर? ये दो पॉइंट जो हम इसमें लिखा है और वो दो पॉइंट जो उसमें लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और न्यूमेरिकल बनेगा। चलो इसको लिखो। 10 मिनट का और है। हो गया? हाँ, मेरा हो गया। आपका क्लास है ना? पॉज कर दो उसे, मोबाइल